गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला, मतलब आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। मैं भरत साहनी। आज हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस के पार्ट कौन कौन होते हैं। ठीक है, अब पार्ट की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस या फॉर्म ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पार्ट का मतलब होता है भाग, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम भाग में बांट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्कर लीजिए। अब ये जो मार्कर है इसको हम पार्ट में बांट रहे हैं, यानी कि देखिए 2 पार्ट हमने कर दिया। ठीक है, इसके 3 पार्ट भी हो जाएंगे, 4 पार्ट भी हो जाएंगे, इसी में से काट देंगे। तो पार्ट का मतलब होता है कि एक ही चीज़ में से हम उसको जब काट देते हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, न कि टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस में इसी तरह के कई मार्कर अब आ जाएंगे तो ये टाइप हो जाएगा, प्रकार हो जाएगा। तो हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब पार्ट ऑफ सेंटेंस में ध्यान से ये देखना है कि सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं केवल 2 पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट में 4 प्रकार होते हैं, 4 भाग होते हैं। एक डिटरमाइनर होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एक नाउन होता है, एक एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा। आप कॉपी पर लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेडिकेट में 2 पार्ट होंगे, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब होगा और मेन वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसको अगर हम पढ़ लेते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस को, तो हमें यूज कहाँ करना है, यूज कैसे करना है, इसको देखिए। थोड़ा सा सीक्वेंस देख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, और डिटरमाइनर एडजेक्टिव नाउन एडजेक्टिवल फ्रेज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब होता है जब कोई भी काम आप करते हैं तो क्रम में करते हैं। क्रम का मतलब ये होता है कि जब आपको खाना दिया जाता है तो पहले सब्जी और दाल आप पहले खा लेते हैं, उसके बाद चावल और रोटी खाते हैं, है ना। लेकिन गलत है, आप पहले सब्जी और दाल नहीं खाते हैं, पहले आप रोटी सब्जी खाते हैं, उसके बाद चावल दाल खाते हैं। ये सीक्वेंस कहा जाता है, ये क्रम कहा जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं अक्सर नहाने के बाद खाते हैं या खा करके नहीं नहाते हैं, तो ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, और क्रम का मतलब होता है कि कोई भी काम क्रम में ही किया जाता है, बिना क्रम के नहीं किया जाता। जब सेंटेंस को हम लिखते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस को लिखते हैं, तो हमेशा सीक्वेंस देखते हैं, यानी कि क्रम देखते हैं। उस क्रम में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को ढूंढते हैं, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। अब बात सब्जेक्ट की करते हैं। सब्जेक्ट में कौन कौन हो सकता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जो कार्य को करता है। तुम ही हो कर्ता, तुम ही हो धर्ता, तो हमारे कर्ता धर्ता कौन है, ऊपर वाले हैं। अब सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, तो हाथी हवा में उड़ता है। ठीक है, तो उड़ने का काम हो रहा है ना, कौन उड़ रहा है, हाथी उड़ रहा है। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वह घर जाता है, तो जो जाने का कार्य कर रहा है कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो कार्य को, जैसे मान के चलिए कि बिजली कड़कती है, तो कड़कने का काम कौन कर रहा है, बिजली, तो ये सब्जेक्ट होगा। आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। तो सबसे पहले हम कर्ता को ही लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को ही लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जरूरत पड़ती है। वर्ब में 2 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। अभी हमको सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। लेकिन अभी जान लीजिए कि जब वर्ब की हम बात करेंगे तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाएगा, फिर बाद में मेन वर्ब लिखा जाएगा। इसी क्रम में हमने इसको यहाँ लिखा भी है। ठीक है, अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा। अब बात ये हो गई कि यार हम पहचानेंगे कैसे कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट को हम पहले कैसे लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में 4 चीज़ें अगर रहेंगी, ये चारों चीज़ें डिटरमाइनर एडजेक्टिव नाउन एडजेक्टिवल फ्रेज, तो इसको थोड़ा सा, जो सब्जेक्ट जो होता है अकेले भी होता है। अकेले में कौन हो सकता है नाउन ही हो,
नाउन ही रहेगा, अकेले में रहेगा तो नाउन ही रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कर्ता जो होता है अकेले नहीं होता है, वो अपने साथ एडजेक्टिव लेके आता है, कभी कभी डिटरमाइनर एडजेक्टिव दोनों को लेके आता है, कभी कभी एडजेक्टिवल फ्रेज को भी मिला लेता है। भाई साथ चलना है, हम साथ साथ हैं तो हम साथ साथ हैं तो चारों को ले लेता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा होगा, अपने साथ लोगों को लिया होगा, डिटरमाइनर को लिया होगा, एडजेक्टिव को लिया होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज को लिया होगा, तो हम सबसे पहले कौन कैसे रखेंगे इसको समझना है, ठीक है। नहीं तो अक्सर ये नाउन के रूप में रहता है तो अकेले रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ देखिए, इज राम टू हाउस गोइंग, यह सेंटेंस है एक तरह से, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस बनाता है। और यहाँ सेंस क्या मिल रहा है? देखिए, सेंस कुछ मिल ही नहीं रहा है। हिंदी में देख लेते हैं, जाता राम है घर, ठीक है। देखिए कुछ सेंस मिल रहा है? जाता राम है घर नहीं मिल रहा है। सेंस कब मिलेगा? राम घर जाता है। अब बताइए, ये सेंस मिला, ये सेंटेंस हुआ। क्यों सेंटेंस हुआ? इसको हमने सीक्वेंस में लिख दिया। सीक्वेंस का मतलब क्रम में लिख दिया। तो जब आप क्रम में लिखेंगे तब यह सेंटेंस सही होगा, यानी कि सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा। तो सीक्वेंस का मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? देखिए, इज राम टू हाउस गोइंग, राम घर जा रहा है। तो कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो राम आपको मिल गया सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ आइए, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद जो भी है सब्जेक्ट। अब वर्ब की आवश्यकता है। वर्ब की बात जब आप करेंगे तो हमने कहा है कि वर्ब जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है, राम इज। अब मेन वर्ब क्या है? गोइंग है, राम इज गोइंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट में है टू हाउस। अब ये चीजें सही हुई, मतलब अब ये सीक्वेंस में हुआ तो ये सेंटेंस हुआ, ये सीक्वेंस में नहीं था तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। अब आप दोबारा कहेंगे कि अब समझ में आया कि इसका क्या महत्व है। इसका महत्व ये है कि किसी भी चीज को सीक्वेंस में करना, यानी कि क्रम में करना, क्रम में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें याद नहीं हैं तो फिर मान के चलिए कि आप ये सपने छोड़ दीजिए कि हम इंग्लिश सही से लिख लेंगे और इंग्लिश सही से बोल लेंगे। उसमें सबसे ज़रूरत पड़ेगा तो इसी की ज़रूरत पड़ेगी। और हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन आते हैं, ठीक है। अब डिटरमाइनर में कैसे हमें पता चलेगा कि कौन डिटरमाइनर है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर को हमें पहले रखना है। कैसे पता चलेगा कि एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हमें डिटरमाइनर के बाद रखना है? देखिए, डिटरमाइनर में थोड़ा सा ये चार है डिटरमाइनर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में सबसे पहला आर्टिकल है। तो आर्टिकल में कौन कौन आएंगे? ए, एन, द, ठीक है। ये तीनों कहीं भी रहेंगे आर्टिकल, तो ये हमेशा एडजेक्टिव के पहले रहेंगे। बात ये है कि अगर मान लीजिए एडजेक्टिव ना रहे तो नाउन के पहले लगेंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं जो आर्टिकल होते हैं हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन के पहले। अगर मान लीजिए आपका सवाल ये हुआ कि डिटरमाइनर भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी नहीं है सेंटेंस में, तो फिर नाउन ही तो सब्जेक्ट का काम करेगा। अब आप ये मत कहिएगा कि एडजेक्टिवल फ्रेज ही सब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं। कभी भी जो नाउन का कार्य करता है, जो सब्जेक्ट का कार्य करता है, वह नाउन ही करता है, ठीक है। अब क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर का मतलब होता है कि जो उसकी संख्या को बताता है। जैसे मान के चलिए मच हो गया, ए लिटिल हो गया, ए बीट ऑफ हो गया, ठीक है। मच, ए लिटिल, सॉरी मच, लिटिल, ठीक है, ए बीट ऑफ, इस तरह का जो आएगा क्वांटिफायर्स हो जाएगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन आ जाएगा? दिस, दैट, दीज, ठीक है, दोज, ये आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव में। नंबर्स में कौन आ जाएगा? कार्डिनल और आर्डिनल दोनों आ जाएंगे। कार्डिनल का मतलब 1,
2 3 जितने भी हैं ये आ जाएंगे, ठीक है। और ऑर्डिनल में कौन कौन आ जाएंगे? फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, ये सब के सब आ जाएंगे। तो मान के चलिए कि अगर ये सब वर्ड देते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे, और सब्जेक्ट में खास करके डिटरमाइनर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव को देख लीजिए। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, ठीक है। संज्ञा के रूप में कौन है? जैसे मान के चलिए कि मुझे ले लीजिए, मैं एक संज्ञा हूँ, ठीक है, नाउन। तो अब नाउन की बात करेंगे तो मेरा एडजेक्टिव क्या है? मैं मोटा हूँ, ठीक है, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं काला हूँ, यानी कि जो भी मेरी विशेषता है उसी को हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे मार्कर को देख लीजिए, इसका एडजेक्टिव क्या है? आप कहेंगे लाल मार्कर है, तो भैया मार्कर की विशेषता क्या हो गई? लाल, ठीक है। अगर कोई कहा कि हमने कहा मार्कर कैसा, तो आप कहेंगे सफ़ेद, तो इसकी विशेषता क्या हो गई? यानी कि सफ़ेद है। तो एडजेक्टिव सफ़ेद हो गया यानी कि व्हाइट, एडजेक्टिव क्या हो गया? रेड यानी कि लाल। अब कहेंगे कि भैया मार्कर कैसा है, तो आप कहेंगे कि मार्कर तो मोटा है, तो मार्कर कैसा है? मोटा है, यानी कि इस मार्कर की विशेषता क्या हो गया? मोटा हो गया, ठीक है। तो एडजेक्टिव में कौन कौन आ जाएगा? जैसे रेड आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा, ठीक है, रेड हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है, फैट हो गया। जो भी किसी व्यक्ति की विशेषता, जैसे हम कहे कि हाथी कैसा होता है, तो किसी बच्चे ने कहा हाथी तो बड़ा होता है, तो यानी कि जो हाथी का एडजेक्टिव है वो क्या है? बड़ा होता है। हम कहे हाथी कैसी होती है, हाथी कैसा होता है, तो कहेंगे काला होता है, यानी कि हाथी की विशेषता क्या हो गया? काला हो गया। तो जो एडजेक्टिव होता है वो विशेषण होता है, ठीक है। और किसकी विशेषता को बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को, लेकिन यहाँ जो रहेगा वो नाउन की विशेषता को बताएगा। अब थोड़ा सा नाउन की बात कर लेते हैं। इसमें सबको जान लीजिए कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे और उसके सीक्वेंस में रख पाएंगे। नाउन का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव जो होता है ये 10 प्रकार का होता है, इसको भी ध्यान दीजिए। लेकिन खास करके जो यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ समझने वाली बात है कि आप उसकी विशेषता को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि अगर मैं इसको दिखाऊं, ठीक है, नहीं इसको रहने देते हैं, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है? कैंची है, इसको इंग्लिश में सीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब कैंची कैसी है, तो किसी ने कहा कि कैंची तो सफ़ेद है, तो ये इसकी विशेषता हो गई, यानी कि ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। किसी से हमने पूछा कैंची कैसी है, तो किसी ने कहा कि कैंची तो बड़ी तेज है, शार्प है, तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता को जो बताता है वो ये एडजेक्टिव होता है। क्लियर? ओके। अब नाउन की बात करते हैं। नाउन क्या होता है? आप हिंदी में जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड अब्स्ट्रैक्ट नोशन इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग भी लोग बोलते हैं। तो नाउन का मतलब हो गया किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को, हो गया, खत्म हो गया, किसी भी पर्सन को। पर्सन को मान के चलिए कि आपने कहा मोदी, तो मोदी तो पर्सन है ना, व्यक्ति हैं, तो ये नाउन हो गए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की बात करें तो वस्तु की बात हम करते हैं तो अच्छी वस्तु की बात करते हैं, जलेबी, ठीक है। तो ये जलेबी क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। और व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात कर लेते हैं। किस स्थान की बात करेंगे? भारत, चलिए भारत कर लेते हैं, तो भारत ये नाउन हो गया। इसमें 2 चीज़ें और हैं, एक आइडिया और अब्स्ट्रैक्ट नोशंस, भाववाचक विचार। जैसे मान के चलिए चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, ये भी नाउन है, ठीक है। और आइडिया, पॉलिसी, पॉलिसी मीन्स नीति, तो ये जो है नाउन हो गए। नाउन का मतलब होता है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थोड़ा मेरा डिफिनेशन अलग होता है, मैं कभी नहीं कहता हूँ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं कहता हूँ कि पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड अब्स्ट्रैक्ट नोशन इज कॉल्ड नाउन, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाववाचक विचार
और जो विचार होते हैं वो संज्ञा होते हैं। ठीक है, संज्ञा में अगर हम चर्चा कर लें तो इंग्लिश में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन संज्ञा मोस्टली अगर आप पाएंगे तो 2 ही संज्ञा होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे तो 5 तरह का होता है। एक तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट जो होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, और एक होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और एक होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और एक होता है सॉरी यार यही तो मैं भूल रहा था, जो चीज़ें चाहिए होता है वही हम भूल जाते हैं, मटेरियल नाउन, और एक होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आप देखिए अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जितने नाउन हैं ये सब के सब कर्ता के रूप में काम करेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि मेरा नाम भरत है तो भरत जो है प्रॉपर नाउन हो गया। जिस देश में आप रहते हैं भारत तो प्रॉपर नाउन हो गया। किसी स्थान पर आप रहते हैं दिल्ली तो प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर का मतलब हो गया जब किसी का नाम ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि जब वो व्यक्ति पता ना चले कि स्त्री है कि पुरुष है, या आप उसको क्लियर जान ना पाएं, ठीक है, तो वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जैसे टीचर, टीचर आपको टीचर ने पढ़ाया होगा चाहे पढ़ाई होगी, यानी कि टीचर टीचर होता है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। डॉक्टर डॉक्टर होता है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ये कॉमन नाउन में आएंगे। ठीक है, कॉमन नाउन में वो आएगा जो पता ना चले कि क्या है। जैसे मान के चलिए कि ये मार्कर है तो ये मार्कर है यार, ये भी मार्कर है, तो मार्कर तो सब मार्कर है, लेकिन जब आपको ये ना पता चले कि कौन सा मार्कर है, यानी कि कॉमन बना रहा है। जैसे मान के चलिए हमने कह दिया कैमलिन, तो कैमलिन कह दिया, और ये जो है लग्जर कह दिया, तो कैमलिन और नाम ले लिया आपने, लग्जर नाम ले लिया, तो निश्चित रूप से वो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन होगा। जब तक नाम आपने नहीं लिया था तब तक वो कॉमन नाउन था। जब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जो झुंड में होता है। जैसे मान के चलिए क्लस्टर ऑफ ट्रीज हो गया, हर्ड ऑफ कैटिल हो गया, तो जो भी झुंड में रहेगा, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर हो गया। ठीक है, तो जो कलेक्टिव रहेगा वो ज़्यादा रहेगा कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन यही मुझे याद नहीं आ रहा था, सोचने वाली बात है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आजकल इसी की पड़ती है। मटेरियल में आ जाएगा जैसे कोई भी मटेरियल ले लीजिए, ये मटेरियल तो नहीं है, इसमें जो प्लास्टिक है वो मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल का मतलब होता है जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए गोल्ड हो गया, सोना, वाटर हो गया, पानी। ठीक है, तो ये सब मटेरियल, ऑयल तेल भी मटेरियल नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जो भाववाचक विचार होते हैं। भाव मतलब वो किसी चीज़ को लेकर, किसी अवस्था को लेकर भाव बनता है। जैसे मान के चलिए कि हम जब छोटे थे तो बचपन में ये करते थे, तो बचपन मेरा बड़ा खराब था, बचपन मेरा बड़ा सही था, बचपन, ये नाउन हो गया। एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब होता है कि जब उस वाक्य में नाउन की विशेषता को, यथास्थिति को बताता है। एडजेक्टिवल फ्रेज को हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर बाद। हेल्पिंग वर्ब में आ जाइए। हेल्पिंग वर्ब में कुल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, ये जितने हैं, ये 24 मैं बोला हूँ तो हो सकता है 24 ना हो, इधर उधर हो जाए, विल, शैल भी है, तो ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब हैं। ये इसे आपको रटना पड़ेगा। हम लोग अलग से बल्कि एक लेसन पढ़ लेंगे। जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कैसे हम जानेंगे? मेन वर्ब का मतलब होता है, इंग्लिश में तो कोई इस तरह से खास पहचान नहीं है कि मेन वर्ब हम कैसे जानेंगे। एक पहचान है इंग्लिश में, वो अपने फॉर्म में होता है, रूप में होता है, मतलब जो 5 रूप होते हैं उस रूप में होता है। जैसे मान के चलिए कि गो को ले लीजिए, तो गो, वेंट, गान, गोइंग, गोज, तो हमें याद रहेगा तो हम जानेंगे, अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं जानेंगे। लेकिन हिंदी में इसको जानिए कि मेन वर्ब हम कैसे पहचानेंगे। मेन वर्ब जब आप नाम लेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे तो ना आएगा, ठीक है। जैसे गो माने जाना, कम माने आना, इट माने खाना, रीड माने पढ़ना,
तो ना आएगा तो वो मेन वर्ब होगा। दो शर्त है, दो पहचान है। जैसे मान के चलिए कि आप कहते हैं हंसना, तो अगर कोई पूछे कि बताओ कैसे ये मेन वर्ब है, तो आप बताएंगे कि देखो दो पहचान है, पहले हंसना, ना आ रहा है, दूसरा ये देखो एक्टिविटी हो रही है ना, तो किसी भी चीज़ में एक्टिविटी होगी। जैसे गिरना, देखिए गिरना, एक तो ना आ रहा है और एक देखिए एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें ना भी आए और एक्टिविटी भी हो तो वो मेन वर्ब होगा। इंग्लिश में इसको जो है गो हो गया, कम हो गया, ठीक है, ईट हो गया, स्लीप हो गया, ये सब क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हिम, ठीक है, हिम, हर, अस, मी, देम, ठीक है, देम और यू, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। हिम, हर, अस, मी, यू, देम, ये इनडायरेक्ट हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखे जाएंगे। अब बात ये हो गई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जितने भी नाउन होंगे, ठीक है, वे सब के सब, नाउन का मतलब हो गया कि वो वर्ब भी हो सकता है जो नाउन बन करके आएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे बुक हो गया, ठीक है, कॉपी हो गई, ठीक है, पेन हो गया, हाउस हो गया, ठीक है, ये सब के सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर से इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। चलिए देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस है तो इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, पूरे इंग्लिश ग्रामर के लिए, चाहे आप बोलते हो या लिखते हो। तो अब देखिए, पेड़ पर बैठा हुआ एक काला कौवा मुझे देख रहा था, तो इसके पहले आप याद कीजिए कि आप किस क्रम में लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स मैं बताना भूल गया था। कॉम्प्लीमेंट्स जो होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्स लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्स में नाउन हो सकता है या नाउन फ्रेज हो सकता है, चाहे एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, या तो कोई क्लाज हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग जान जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। अब इसको देखते हैं, सीक्वेंस में हमें लिखना है, इसको कैसे हम लिखें, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको छटनी कर लेंगे, छटनी करके आगे लिखेंगे। अब कहेंगे कि पेड़ पर बैठा हुआ एक काला कौवा मुझे देख रहा था, तो कहेंगे कौन देख रहा था, तो आपके दिमाग में आएगा एक काला कौवा। कौन देख रहा था, तो एक काला कौवा, तो एक जो हो गया ए हो गया, ठीक है, ए। अब यही तो आर्टिकल हो गया, ठीक है, ए जो है ये आर्टिकल हो गया। काला, काला यानी कि एडजेक्टिव हो गया, ए ब्लैक क्रो, और कौवा जो है नाउन हो गया, ए ब्लैक क्रो, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो कौवा है वो पेड़ पर बैठा हुआ है, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, यानी कि सिटिंग ऑन द टेबल, सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है। अब ये हो गया, देखिए डिटरमाइनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो गया, और ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। अब इसके बाद क्या जरूरत पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है था, यानी कि वाज, और ये पास्ट कंटिन्यूअस है, देख रहा यानी कि लुकिंग, ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया लुकिंग। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि मुझे, मी, और इसके बाद अगर कुछ रहता तो वो हो जाता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद कुछ रहता तो वो हो जाता कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस है, सैट देयर ओल्ड द मैन, यानी कि सैट माने बैठा हुआ, देयर माने वहाँ, ओल्ड माने बूढ़ा, द आर्टिकल है, मैन माने आदमी। अब इसको एडजस्ट कीजिए कि बैठा वहाँ बूढ़ा आदमी, तो इसका मतलब बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा हुआ था, तो सब्जेक्ट क्या मिला, मैन, और मैन कैसा है, बूढ़ा है, और बूढ़ा के पहले लगेगा द, यानी कि द हो गया आर्टिकल, ठीक है, और ओल्ड हो गया एडजेक्टिव, मैन हो गया नाउन, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो हो गया सैट, और देयर का मतलब
वहाँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्स है, ठीक है। उद्देश्य ये नहीं है, वो केवल बैठा हुआ था बता रहा, तो ये हाँ कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा कि पार्ट ऑफ सेंटेंस का जो रूल है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स का, और डिटरमाइनर एडजेक्टिव नाउन एडजेक्टिवल फ्रेज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स का जो सीक्वेंस है उसको आप फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यही उसका महत्व होता है। कोई भी चीज़ हम जब तक पार्ट ऑफ सेंटेंस को नहीं जानेंगे डिटेल में, तब तक हम इसको सही नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखिए, चिल्ड्रेन प्लेइंग आर सेड इन द ऑफ ट्री, ठीक है। अब देखिए, अब चिल्ड्रेन माने बच्चे, प्लेइंग माने खेल रहे, आर माने हैं, सेड माने छाए, इन माने में, और द जो होता है, ये द जो आर्टिकल है, ठीक है, द आर्टिकल है, नाउन से पहले लगाया जाता है। ऑफ माने के, ट्री माने पेड़, ठीक है। तो चिल्ड्रेन है ना, तो आप कह सकते हैं सबसे पहले आर्टिकल आपका मिल गया द, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन, ठीक है। चिल्ड्रेन के पहले देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एडजेक्टिव हो, तो द चिल्ड्रेन। अब देखिए ये आर्टिकल हो गया और यहाँ से एडजेक्टिव गायब है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जब आर्टिकल हो तो एडजेक्टिव भी हो और एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि कुछ भी हो सकता है। ये आर्टिकल है, ये नाउन है। अब आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव नहीं है, फिर नाउन के बाद एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है, तो फिर आपको लाएंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब ही तो लाएंगे, आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। और तो बच्चे खेल रहे हैं कहाँ? इन शेड ऑफ ट्री, शेड ऑफ ट्री, पेड़ के छाए में। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन शेड ऑफ ट्री। ये द जो है, द चिल्ड्रेन की जगह इन द भी हो सकता है, इन द शेड ऑफ ट्री। ऐसी स्थिति में यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं मैं कुछ भूल रहा हूँ तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। तो मुझे लगता है इसको बहुत सही तरीके से समझना चाहिए, आपको किताब भी पढ़ लेना चाहिए, और कोई भी दिक्कत अगर है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। थैंक्स। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखिए, जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को आप जरूर याद रखिए कि सब्जेक्ट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सिंगुलर का मतलब होता है कि जो अकेला होता है। अब सिंगुलर में जो है ही, शी, इट, ही, सी, इट और किसी का नाम, ठीक है। ही, सी, इट किसी का नाम, ये सिंगुलर में आ जाएगा। और प्लूरल में जो होता है आई, वी, यू, दे, ठीक है, आई, वी, यू, दे। तो ही, सी, इट किसी का नाम, आई, वी, यू, दे प्लूरल में आता है। इसके अलावा जैसे मान के चलिए जो कैट है तो ये सिंगुलर है, ठीक है। अब इसी में हम कैट्स कर देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, मैं भूल गया था। सब्जेक्ट हमेशा दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस को मैंने बहुत ही डीपली दिया है, इसमें मुझे लगता है कि आपको कई बार इस वीडियो को देख लेना चाहिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए।